हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। बायोलॉजी का हमारा अध्याय 25 चल रहा है और इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में हम पिछली वीडियो में उत्सर्जन की कार्य की अर्थात मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया किस प्रकार होती है इसे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा मुख्यतः 3 चरण होते हैं मानव उत्सर्जन की कार्य की, जिसे मूत्र निर्माण की क्रिया कहते हैं। वह 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन से वो 3 चरण हैं? हमने कहा पहला चरण परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन होता है। दूसरा चरण वर्णात्मक पुनरावशोषण, वर्णात्मक पुनरावशोषण या जिसे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। जबकि तीसरा चरण स्रावण या सीक्रेशन होता है। पिछली वीडियो में हमने परानिस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन को पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार बोमेन संपुट में विभिन्न दाबों के द्वारा रक्त को ग्लोमेरुलस से छानकर बोमेन संपुट की गुहा व नलिकाओं में डाला जाता है, जिसे हम छनित्र या फिल्ट्रेट कहते हैं। और किस प्रकार मानव में फिल्ट्रेशन की दर, जिसे जीएफआर कहते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अगला जो चरण है इसमें मानव उत्सर्जन की कार्यकी में वर्णात्मक पुनरावशोषण। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं, वर्णात्मक पुनरावशोषण। सेकंड चरण हमारा वर्णात्मक पुनरावशोषण। तो इसको समझने से पहले पहली बात तो हमें परिभाषा पता होना चाहिए कि आखिर वर्णात्मक पुनरावशोषण क्या होता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब हमने ये देखा कि नेफ्रॉन में यहां पर ग्लोमेरुलस में जो छनित्र छनकर आता है, ये क्या आया था? छनित्र। और इस छनित्र में इसको हम प्राथमिक मूत्र कहते हैं, अर्थात इनिशियल यूरिन। चूंकि अभी ये फाइनल मूत्र नहीं है, तो यहां पर उत्सर्जी पदार्थ के साथ साथ ग्लूकोस, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, जल आदि उपयोगी पदार्थ भी छनकर आ जाते हैं। ध्यान रखना, यहां पर उत्सर्जी पदार्थ रक्त से छानकर कहां डाले जाते हैं? नलिका में, बोमेन संपुट की गुहा में और फिर नलिका में। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो वहीं से हम चलते हैं आगे। जब ये छनित्र आता है तो इसके साथ साथ ध्यान रखना कुछ उपयोगी पदार्थ, आवश्यक पदार्थ, जैसे ग्लूकोस हमें चाहिए, एमिनो अम्ल हमें चाहिए प्रोटीन निर्माण के लिए, खनिज लवण चाहिए और जल हमारे शरीर को बिल्कुल आवश्यक होता है। तो ये सभी आवश्यक पदार्थ हैं। इनको यहां से जो छनित्र है उससे निकालकर यहां पर क्या है? ये परिनलिकीय जाल है, अर्थात रक्त है, रक्त में डाला जाता है। यहां से निकालकर किस में डाला जाएगा? रक्त में। तो ध्यान रखना, छनित्र से विभिन्न उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोस, एमिनो अम्ल, खनिज और जल आदि को रक्त में पुनः डालने की क्रिया पुनरावशोषण या सेलेक्टिव अर्थात वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाती है।
बात समझ में आ गई। वर्णात्मक हम इसलिए कह रहे हैं, चयनात्मक भी कहते हैं इसको, अर्थात सेलेक्टिव। चयनात्मक क्यों कि हम जो यहाँ पर छनित्र में छनकर पदार्थ आए हैं उनमें से केवल सेलेक्टिव अर्थात जिनका उपयोग हमें करना है या जो उपयोगी हैं उन्हीं को हमें यहाँ पर वापस रक्त में मिलाना है। इस प्रोसेस को ही पुनर्अवशोषण या चयनात्मक पुनर्अवशोषण या वर्णात्मक पुनर्अवशोषण कहते हैं। इसी प्रोसेस को ध्यान रखना, इसी प्रोसेस को हम चयनात्मक पुनरावशोषण भी कहते हैं। राइट। अब यहां पर परिभाषा जब हम लिखते हैं तो बोमेन संपुट की गुहा, बोमेन संपुट की गुहा से उपयोगी बोमेन संपुट की गुहा से छनित्र के साथ आए उपयोगी, जिसे हम लाभदायक भी कह सकते हैं, लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड या शॉर्ट में लिखा है एमिनो एसिड्स, जल, खनिज आदि को बोमेन संपुट की गुहा से छनित्र के साथ आए उपयोगी लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, जल, खनिज आदि को रक्त प्लाज्मा में डालना पुनरावशोषण कहलाता है। तो मैं समझता हूं कि परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसको आपको पीडीएफ में भी परिभाषा आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी। फिर भी यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए रटने की जरूरत नहीं है, हमें एक एक चीज को समझ के चलना है। तो ये पुनरावशोषण की परिभाषा हो गई। अब पुनरावशोषण वृक्क नलिका के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से होता है, तो हमें सभी भागों में पढ़ना है। तो वृक्क नलिका का हमें वापस से एक बार चित्र बनाना होगा और उस डायग्राम चित्र के माध्यम से ही हम ये बता पाएंगे कि किस प्रकार वृक्क नलिका में पुनरावशोषण की क्रिया होती है। तो यहां हमने बात की कि ये एक बार मेरे साथ सभी चित्र बनाएंगे कंटिन्यू। यहाँ पर आप अपने कॉपी में देखिए बेटा, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि आप बायोलॉजी में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको डायग्रामेटिक व्यू के हिसाब से ही अपना जो क्वेश्चन है उसको एग्जामिनर को प्रस्तुत करना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हेनले का लूप बनाया, ये वृक्क नलिका को बना रहे हैं। आप भी अपने यहाँ पर तैयार होकर बिल्कुल, जब एक बार आप देख के बनाएंगे तो फिर दोबारा से बिना देखे भी आप डायग्राम को बनाना सीख जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्राम को अपने हाथ से स्वयं बनाएं, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट वाला जिसे अपन कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट में आता है हमारा जो ज्ञानात्मक और बोधात्मक और जिसे अपन कहते हैं कौशलात्मक ज्ञान होता है, उसमें अपने डायग्राम जो है आते हैं। तो यहाँ हमने ये वृक्क नलिका की
संरचना को एक बार फिर से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अभिवाही धमनी आती है और यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ बनाती है और इसके बाद ये कम व्यास वाली अभिवाही, ये क्या है अभिवाही, सॉरी ये है अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, राइट। ये कौन सी है अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका। यहाँ पर रक्त आ रहा है, कैसा रक्त है ये यूरिया युक्त रक्त, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ भी हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ हम जानते हैं मानव में मुख्य रूप से यूरिया होता है, और ये जो रक्त है यहाँ से जो निकल के जा रहा है इसे हम यूरिया मुक्त रक्त कहते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या है ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। ये बोमन संपुट है, बोमन संपुट या कैप्सूल। ये हमने कहा समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको PCT ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, दैट इज नॉन एज समीपस्थ कुंडलित नलिका, अर्थात प्रोक्सिमल कोवलेंट ट्यूब, जिसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा मैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखानी हैं। ये क्या कहलाएगी डिस्टल कोवलेंट ट्यूब, दैट इज नॉन एज दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये संग्रह नलिका है, संग्रह नलिका, राइट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये यहाँ जो मूत्र बनकर तैयार हो रहा है ये अंतिम मूत्र कहलाता है, अंतिम मूत्र, फाइनल यूरिन। यहाँ पर जो शुरुआत में आता है वो प्राथमिक, या जैसे प्राथमिक मूत्र कहते हैं। तो ये चीज़ समझनी है। यहाँ पर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के आयनों का, और ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, यहाँ से जल कहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर जब भी अपन बात करते हैं एरो जब नलिका से बाहर होगा तो ध्यान रखना, इसका मतलब है रक्त के अंदर ये चीज मिलाई जा रही है, और जब अंदर की तरफ जाता है एरो तो इसका मतलब समझ लीजिए कि क्षनित्र के अंदर वो चीज डाली जा रही है। ये कौन सी भुजा है, अवरोही भुजा। हेनले के लूप की कौन सी भुजा है, ये अवरोही भुजा। ये कौन सी भुजा है, आरोही भुजा, आरोही भुजा। ये हेनले का लूप, हेनले का लूप, हेनले का लूप। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए ये अधिक पारगम्य होती है, यहाँ पर जल के लिए पारगम्य होगी। ठीक है, सोडियम आयनों के प्रति जहाँ पर ये समपराश्रयी होगी, समपराश्रयी,
यहाँ पर अति पराश्रयी, यहाँ अल्प पराश्रयी और यहाँ अति पराश्रयी, अगेन अति पराश्रयी। तो ये जो हम डायग्राम जो बनाया है, चलते हैं बीच में हम समझते हैं और एक एक करके इसको लेते हैं। हमने बात की कि वर्णात्मक पुनरावशोषण की जो क्रिया है वो क्या है, अभी हमने परिभाषा बताई। तो ग्लोमेरुलस में मानव का जो वृक्क होता है उसका काम जो ब्लड होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थों को छानकर अलग कर देना और यूरिन का निर्माण करना, उसी क्रिया को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उस क्रिया को हमने 3 चरणों में बताया। तो पहला चरण हमने कहा सूक्ष्म निस्यंदन। तो वो यहाँ पर जैसे ही यूरिया युक्त रक्त अभिवाही धमनिका जो कि चौड़े व्यास वाली है उससे आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये छनेगा और छनने के बाद किसमें आ जाएगा, बोमेन संपुट की गुहा में। और यहाँ से रक्त को जो है अपवाही धमनिका के द्वारा, यानी जो यूरिया मुक्त हो जाएगा उसको यहाँ पर पुनः ये आगे जाकर देखिए, इसको ये परिनलिकीय जाल भी कहलाता है। इसे हम क्या कह रहे हैं, नलिकीय जाल। इसका मतलब क्या हुआ, ये परिनलिकीय जाल, इसको हम कल्पना करें इसके चारों ओर ये लिपटा हुआ है, ठीक है, इसके चारों ओर ये लिपटा हुआ है, जिसे हम यहाँ दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो एरो है, ये इसका मतलब क्या है कि ये रक्त में जा रहा है, ये रक्त में जा रहा है, ठीक है। और ये एरो अंदर का मतलब क्या हुआ कि ये नलिका के अंदर पदार्थ जो है अंदर जा रहे हैं। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर जो दूसरा चरण है, बोमेन संपुट में जब जैसे ही ये आता है छनित्र, तो उसे हमने नाम दिया प्राथमिक यूरिन, यानी प्राथमिक मूत्र। अभी हमने कहा कि इसके अंदर विभिन्न आवश्यक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से आवश्यक पदार्थ हमने बताए, जैसे हमने कहा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का फिर से जो है अवशोषण किया जाएगा। इसको किस में डाला जाएगा, रक्त में डाला जाएगा, ठीक है। और जितने भी एमिनो अम्ल हैं, एमिनो एसिड्स, इन सबको इसमें रक्त में वापस से मिलाया जाता है, अर्थात सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। और ये क्रिया ही सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यानी चयनात्मक पुनरावशोषण कहलाती है। अब ये प्रक्रिया अलग अलग पार्ट में होगी, समीपस्थ कुंडलित नलिका में भी होगी, हैनले के लूप में भी होगी, दूरस्थ कुंडलित नलिका में भी होगी और संग्रह नलिका में भी होगी। तो हम लेते हैं सबसे पहले हमने बात की समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनरावशोषण। तो यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका में कौन सी अवशोषण की क्रिया होगी, तो हम देखते हैं लगभग 70 से 80%। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो भी छनित्र आया है, हमने कहा कि टोटल जो छनित्र होता है उसका 99% जो है वापस रक्त में मिलाया जाता है और केवल 1% ही वो यूरिन का भाग होता है। तो वहां पर निश्चित रूप से अधिकांश चीजों को वापस रक्त में मिला रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं, तो इसमें लगभग 70 से 80% तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो ये भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसमें अवशोषण कर लिया जाता है। तो यहां से देखिए ये एरो इधर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रक्त में आ रहा है। क्या आ रहे हैं यहाँ पर, ग्लूकोज आता है, एमिनो अम्ल आते हैं, जल आता है, बहुत सारी चीजों को वापस रक्त में डाल दिया जाता है। हम जानते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो अंदर की जो दीवार है वो ब्रश बॉर्डर थी। कैसी थी, ब्रश बॉर्डर। ये हमने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और औतिकी में पढ़ा था। तो ये ब्रश बॉर्डर है और यहाँ पर ये अवशोषण के लिए यानी बहुत ज्यादा पारगम्य हो जाती है।
तो जल के लिए ये जो इसकी दीवार है जल के लिए में अति पारगम्य होती है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर जल को भी ज़्यादा से ज़्यादा रक्त में अवशोषण कर लिया जाता है। और यहाँ हम जब इसके परासरणता की बात करेंगे तो ये समपराश्रयी होती है, समपराश्रयी अर्थात यहाँ रक्त की तुलना में इसकी परासरण सांद्रता यानी लगभग समान होती है। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका में समपराश्रयी जो है विलयन होता है। और फिर जैसे जैसे नीचे जब आते हैं तो किस में आते हैं हम, सेकंड जो है दूसरा जो पार्ट होगा वो किस में होगा, हेनले लूप में पुनरावशोषण, हेनले लूप में पुनरावशोषण। तो हेनले का लूप जो है अब यहाँ पर पुनरावशोषण की क्रिया होगी। तो इसमें देखिए दो भुजाएं हैं, अवरोही भुजा की बात करते हैं हम पहले, अवरोही भुजा। तो अवरोही जो भुजा है वो आयनों के लिए अधिक पारगम्य होती है। किसके लिए अधिक पारगम्य है, आयनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये जल के लिए अधिक पारगम्य है। तो जल जो है ज्यादा से ज्यादा, देखो यहाँ पर ये एरो हम लगाते हैं H2O, तो जल ज्यादा से ज्यादा जल के लिए पारगम्य है, जल के लिए अधिक पारगम्य, जबकि आयनों के लिए कम पारगम्य होती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, जैसे जैसे अवरोही भुजा में छनित्र नीचे आता है तो यहाँ पर जल ज़्यादा से ज़्यादा रक्त में मिलाया जाता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि नीचे आते आते जो इसकी सांद्रता है वो अति पराश्रयी हो जाती। कैसी हो जाती है, अति पराश्रयी अर्थात हाइपोटोनिक। यहाँ हाइपरटोनिक इसकी सांद्रता हो जाती है, अर्थात ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम जब हम बात करते हैं आरोही भुजा की, आरोही भुजा में हम चलते हैं, आगे हम आरोही भुजा में चलते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जब छनित्र जाता है तो यहाँ पर ये आयनों के लिए अधिक पारगम्य होती है, जबकि जल के लिए कम पारगम्य। तो आयनों के लिए पारगम्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आयन है जिसमें सोडियम है, क्लोराइड है, ये रक्त में मिलाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड रक्त में पुनरावशोषण होता है। तो रक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पुनरावशोषण होगा तो जिसके परिणाम क्या होगा कि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि आयनों के कम होने से यहाँ पर इसकी जो सांद्रता है वो अल्प पराश्रयी हो जाती है। ठीक है, पहले यहाँ समपराश्रयी होगी, समपराश्रयी, और जैसे जैसे आगे दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाते हैं तो वो अल्प पराश्रयी हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, तीसरा क्या होगा, हम लेते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका जिसको DCT में पुनरावशोषण। तो DTC को हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका अर्थात डिस्टिल्ड कोवलेंट ट्यूब। तो ये जो नलिका है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फिर से जो है आयनों को, जिसमें अपन बाइकार्बोनेट आयन है, H+ आयन है आदि को रक्त में मिलाया जाता है और धीरे धीरे क्या होगा, इसकी सांद्रता जो है कैसी हो जाएगी,
अल्प पराश्रयी, अल्प पराशरी, हाइपोटोनिक, अल्प पराश्रयी को हम कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो जैसे जैसे अल्प पराश्रयी विलयन होता है, किसमें होगा? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। इसके बाद हम अगले उसमें चलते हैं, नंबर 4 पर कौन सा भाग है? नंबर 4 पर भाग है संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका में, संग्रह नलिका में, तो संग्रह नलिका में जब अवशोषण की बात करते हैं तो यहाँ ये देखिए, यहाँ छनित्र आ रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर जल का अवशोषण मैक्सिमम होगा, जल का अवशोषण अधिकतम होगा और यहाँ आते आते ये अंतिम जो मूत्र है अति पराश्रयी होगा। कैसा होगा? अति पराश्रयी होगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जल अवशोषण के कारण मूत्र का सांद्रण होता है और कैसा होगा? अति परासारी, अति परासारी। तो यहाँ जिसे हम अंतिम मूत्र कहते हैं, फाइनल यूरिन, ये जो फाइनल यूरिन बना है इसमें केवल अमोनिया, कुछ मात्रा में अमोनिया, अधिकांश मात्रा में यूरिया और कुछ औषधियां होती हैं। तो ये कंप्लीट जो है पुनरा अवशोषण की क्रिया हमने देखी अलग अलग पार्ट में। समीपस्थ कुंडलित नलिका में किस प्रकार जो है विलयन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है, छनित्र का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होता है, लगभग 70 से 80% यहीं पर अवशोषण हो जाता है। ठीक है। परासरणता क्या होगी इसकी? संपराश्रयी। इसके बाद हैनले के लूप में हमने देखा अवरोही भुजा में जल का अवशोषण अधिक पारगम्य है जल के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण होगा, तो ये अति पराश्रयी होगा विलयन इसके नीचे वाले भाग में। जैसे जैसे अवरोही भुजा में जाते हैं तो वो आयनों के लिए अधिक पारगम्य होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो छनित्र है वापस से अति पराश्रयी से समपराश्रयी हो जाता है। इसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका में जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर अल्प पराश्रयी विलयन हो जाता है और अल्प पराश्रयी विलयन जो है आगे चलकर संग्रह नलिका में फिर से जल अवशोषण करने के बाद, यानी जल का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण किया जाता है और यहाँ पर अंतिम मूत्र, फाइनल मूत्र बनता है, जो कि जिसमें कि अधिकांश मात्रा में यूरिया होता है, कुछ मात्रा में अमोनिया या अन्य पदार्थ होते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ये हुआ हमारा वर्णात्मक पुनरा अवशोषण। तीसरा जो चरण है वो है श्रावण, तो उसे भी हम लेते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स श्रावण। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा जो पॉइंट है जिसे तीसरा चरण कह रहे हैं श्रावण, और इसी को हम नाम देते हैं नलिका उत्सर्जन। तो ध्यान रखना, नाम से ही क्लियर होगा। यहाँ पर नलिका के द्वारा उत्सर्जन, अर्थात जब हमने बात की कि अधिकांश जो पदार्थ हैं वो छन जाते हैं ग्लोमेरुलस में, सूक्ष्म निस्यंदन में, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा नहीं छन पाते हैं। उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा नलिका से बाहर निकालकर, क्योंकि वो इसमें आ रहे हैं तो इसको बाहर निकालकर रक्त में डाला जाता है। तो नलिका से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, नलिका से बाहर निकाल रहे हैं
तो कहां जा रहा है? रक्त में, इसीलिए इसको नाम दिया नलिका उत्सर्जन, ठीक है, जिसको श्रावण भी कहते हैं। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म निस्यंदन में नहीं छन पाते, उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा नलिका से रक्त में डालना श्रावण कहलाता है। राइट। वे पदार्थ जो सूक्ष्म निस्यंदन में नहीं छन पाते, उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा नलिका से रक्त में डाला जाता है, उन्हें डालना ही श्रावण कहलाता है। अब बात आती है ऐसे कौन से पदार्थ हैं, तो इसमें देखिए जैसे यूरिक अम्ल, दूसरा है आपके हिप्यूरिक अम्ल, कुछ औषधियां केरेटिन, ये आदि ऐसे पदार्थ हैं। यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, औषधियां, क्रिएटिनिन आदि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो यहाँ छनित्र में छन नहीं पाते हैं, और चूंकि वो वेस्ट पदार्थ हैं तो वो यहाँ से लगातार नलिका में जा रहे हैं, तो उन्हें, यानी कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर छन नहीं पाते हैं तो रक्त में रह गए, और रक्त में से उनको कहाँ पर डाला जाता है? देखिए यहाँ वे पदार्थ जो सूक्ष्म निस्यंदन में नहीं छन पाते हैं, उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा नलिका से उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा नलिका में रक्त से, यहां पर सही करेंगे, रक्त से निकालना। राइट। तो यहां पर ये चीज समझ लीजिए कि रक्त से हमें निकालना है, उन्हें रक्त से छानना है, क्योंकि वो छन नहीं पाए इसीलिए उन्हें सक्रिय अभिगमन द्वारा रक्त से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है श्रावण, और ये हमारा अंतिम जो है, जो उत्सर्जन की कार्य की है, मूत्र निर्माण की क्रिया का अंतिम जो है टॉपिक था। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं कि विभिन्न पदार्थों का जो पुनरावशोषण है उनके वृक्क दहलीज मान पर निर्भर करता है। तो यहां पर एक हमारा छोटा हेडिंग है, विभिन्न पदार्थों का पुनरावशोषण उनके वृक्क दहली मान पर निर्भर करता है। अब ये वृक्क दहली मान क्या है? वृक्क दहली मान, तो ध्यान रखना, वृक्कों के द्वारा किसी भी पदार्थ का अधिकतम पुनरावशोषण उसका वृक्क दहली मान कहलाता है। वृक्कों के द्वारा किसी भी पदार्थ का अधिकतम पुनरावशोषण उसका वृक्क दहली मान कहलाता है।
वृक्कों द्वारा किसी पदार्थ का अधिकतम अवशोषण उसका वृक्क दहली मान कहलाता है। वृक्क दहली मान कहलाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि वृक्क दहली मान के आधार पर कितने प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो वृक्क दहली मान के आधार पर 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नंबर 1, जिसे हम कहते हैं उच्च दहली मान। उच्च दहली मान, ये दिल्ली वाला दहली नहीं है, ध्यान रखना। उच्च दहली मान जिसे हम हाई थ्रेशोल्ड मान कहते हैं। तो उच्च दहली मान का मतलब ये है कि वे पदार्थ जिनका 100% अवशोषण होता है। ऐसे पदार्थ जिनका 100% अवशोषण होता है, अर्थात पूरे के पूरे वापस रक्त में मिला दिए जाते हैं। और ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, जल, एमिनो अम्ल, ठीक है, शर्कराएं, तो ये ऐसे पदार्थ हैं। विटामिन, ये उच्च दहली मान वाले पदार्थ हैं। उच्च दहली मान का मतलब क्या हुआ? ऐसे पदार्थ जिनका 100% पुनर्अवशोषण होता है। यहां पर छनकर आ गए, ठीक है, यहां आ गए नलिका में छनकर, और यहां से वापस से रक्त में 100%, यानी मान लीजिए जितनी मात्रा में, यदि 1 लीटर अगर ग्लूकोज है तो वापस 1 लीटर ग्लूकोज 100% रक्त में पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। ऐसे मान को, ऐसे पदार्थों को उच्च दहली मान वाले पदार्थ कहते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा आवश्यक पदार्थ हैं, जिनकी हमें 100% आवश्यकता है, तो ग्लूकोज को हम जाने देंगे तो फिर रोग हो जाएगा, जैसे डायबिटीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आवश्यक पदार्थ है, तो इन्हें तो 100% लेना है, तो इनका दहली मान क्या होगा? उच्च दहली मान, राइट। अगला देखते हैं, दूसरा क्या है? निम्न दहली मान। निम्न दहली मान, कई लोग इसे परिवर्तन दहली मान भी कहते हैं। तो यहां पर जिनका अवशोषण कम होता है, अर्थात जो आवश्यकता के अनुसार अवशोषित होते हैं, जैसे यहां पर जल व खनिज, जल व खनिज। तो स्टूडेंट्स, जल और खनिज हमारे शरीर में हम परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि हम कितना जल पी रहे हैं, कितने खनिज जो है हम ले रहे हैं, उसी के अनुसार उनका वापस से छनित्र के द्वारा रक्त में अवशोषण किया जाता है। क्योंकि रक्त में इनकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो अवशोषण कम होगा, अगर कम है तो अवशोषण ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार जो है निम्न दहली मान वाले पदार्थ वो हैं जिनका अवशोषण कम या आवश्यकता के अनुसार होता है, ठीक है, अपॉन, यानी अपन कह सकते हैं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं तीसरे जो प्रकार के होते हैं वो है अदहली मान। अदहली मान वाले पदार्थ। तो अदहली मान वाले पदार्थ कौन से होंगे भाई? वो पदार्थ होंगे जिनकी आवश्यकता नहीं है हमें, यानी जिनकी रक्त में आवश्यकता नहीं है, तो उनको हमें अवशोषण करने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण नहीं होता है, अवशोषण नहीं
अर्थात इनका अवशोषण नहीं होगा। तो कौन कौन से पदार्थ हैं ऐसे जिनका अवशोषण नहीं होगा अर्थात अदहलीज मान वाले पदार्थ? तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे यूरिया है, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ठीक है, ये ऐसे पदार्थ हैं। क्रिएटिन, क्रिएटिन, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी हमारे को आवश्यकता नहीं होती। कुछ विषैले वर्णक भी होते हैं जिनको अवशोषण बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, वर्णात्मक पुनरावशोषण में बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होगा, वो अदहली मान वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे अवशोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं उत्सर्जन की जो कार्य की मूत्र निर्माण की जो क्रिया है उसमें 3 स्टेप्स हमने बताए, 3 चरण बताए। पहला चरण सूक्ष्म निस्यंदन जिसे हमने पढ़ लिया था, दूसरा वर्णात्मक पुनरावशोषण और तीसरा स्रावण। तो दूसरा वर्णात्मक पुनरावशोषण में हमने देखा कि अलग अलग जगह पर किस प्रकार जो है विभिन्न पदार्थों को छनित्र से रक्त में मिलाया जाता है जिसे वर्णात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि विभिन्न पदार्थों का जो पुनरावशोषण है वो उनके वृक्क दहली मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वृक्क दहली मान पर। तो स्टूडेंट ये वृक्क दहली मान क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये वृक्क दहली मान ध्यान रखना, वृक्कों के द्वारा किसी पदार्थ का अधिकतम अवशोषण उसका वृक्क दहली मान कहलाता है, वृक्क दहली मान कहलाता है। तो 3 प्रकार के हैं। उच्च दहली मान अर्थात वो जिनका 100% अवशोषण होता है जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्कराएं और विटामिन्स। नेक्स्ट है निम्न दहली मान जिनका अवशोषण बहुत कम होता है जैसे जल और खनिज लवण, या यूं कह सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार अवशोषण होता है। तो निम्न दहलीज या परिवर्तन दहली मान वाले पदार्थ कहलाते हैं। तीसरी कैटेगरी है अदहली मान वाले जिनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता है अर्थात जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये टोटली उत्सर्जी पदार्थ या जिसे अपन कहते हैं अनावश्यक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन। तो इस प्रकार जो है ये हमारे उत्सर्जन की कार्य की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। देखते रहिए लगातार एपीएस ऑनलाइन क्लासेस और अपने नोट्स मेंटेन करते रहिए पीडीएफ फाइल से। बार बार वीडियो को देखते रहिए।